हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस यस सर, सर। आ रही है सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे? कुछ याद आ रहा है? लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाँ, good। ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले भी हम यहाँ पर एक ओवरव्यू थोड़ा सा देख निकल रहे हैं। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इसके बाद इसका सिंपलीफाई सर्किट हम लोग फॉर्म किए। सिंपलीफाई सर्किट फॉर्म करने के बाद मेश एनालिसिस लगाएं। मेश एनालिसिस अप्लाई करने के बाद तुम लोग को 3 इक्वेशन आया होगा। ये 3 इक्वेशन को हम सोल्व किए यूजिंग द डिटरमिनेंट। क्यों इस टाइप के इक्वेशन को हम डिटरमिनेंट यूज करते हैं? क्योंकि वेरिएबल टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म होता है। तो जैसे तो हम लोग जानते हैं कि जो 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि इक्वेशन को 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सोल्व कर दो। तो हम लोग 9-10 से बोलते आ रहे हैं 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, सोल्व करो। तो यहाँ पर क्या है? वेरिएबल टर्म है, इसलिए यहाँ पर डिटरमिनेंट मेथड को यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। बहुत लोग को ये मेथड पता होगा, नहीं पता है तो ये समझ लो कि इस तरह से डिटरमिनेंट मेथड यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। अब ध्यान देना है, डिटरमिनेंट टर्म कहाँ पर यूज करते हैं? इसका कोफिशिएंट को लेते हैं। अब कोफिशिएंट क्या है? I1 I2 जो I3 जो हम लोग कंसीडर किए थे, यहाँ पर I3 यहाँ पर जगह पर IB है। ये जो 3 करंट है, इसका कोफिशिएंट को यूज कर हम यहाँ डिटरमिनेंट टर्म का डिटरमिनेंट मेथड यूज करके हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। इतना इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या हुआ है? डिटरमिनेंट टर्म हम पता है डिटरमिनेंट निकालना कैसे आता है। इसका इसे डिटरमिनेंट निकाल देना। जब इसका डिटरमिनेंट जब निकालोगे तो क्या होगा? जितना ही मान वैल्यू आया, सपोज डेट तुम्हारा आया जो भी हो r प्लस जे एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करना है तुमको? रियल टर्म को रियल टर्म के साथ इक्वेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। मतलब कि हमें पता है कि जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है, याद रखना, जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसे हम रियल टर्म के साथ हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करते हैं। तो जब ये यहाँ से इस डिटरमिनेंट का जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा? किसने सोल्व किया था? इसका डिटरमिनेंट के वैल्यू को सोल्व करोगे कितना आएगा? किसी ने नहीं किया? देखो, हम सबसे पहले इस टर्म को हम बाहर लेते हैं 2r माइनस जे एक्स सी। तो क्या होगा? इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट होगा माइनस, अब हम इधर कंसीडर ले रहे हैं। इधर कंसीडर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 0 है, क्योंकि इसलिए हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फिर इसके बाद प्लस आर के बाद उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? प्लस आर के बाद डिटरमिनेंट कितना होगा? माइनस आर, और क्या होगा? एच एफ ई इंटू आर माइनस आर, जो भी हो। डिटरमिनेंट हम यहाँ पर नहीं समझाएंगे, हम यहाँ 2r माइनस जे एक्स सी। ठीक है, इस तरह से डिटरमिनेंट के वैल्यू निकाल दोगे उतना डिटरमिनेंट। तो क्या होगा? बहुत सा इमेजिनरी टर्म और बहुत सा रियल पार्ट आएगा तुम्हारा डिटरमिनेंट को जब सोल्व करोगे। तो डिटरमिनेंट निकालने आता है ना सबको? किसी को पूछना है डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है? एनी डाउट? एनीवन? बोलो, आगे बढ़े। आवाज जा रही है ना? यस सर। यस सर। आता है ना? आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक है, तो ये सिंपल डिटरमिनेंट का टर्म है कि ये फर्स्ट टर्म को बाहर कर दो, उसके बाद जो बचेगा ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट बच जाएगा जो यहाँ पर हम दे रहे हैं।
ये डिटरमिनेंट बच जाएगा फर्स्ट टर्म का। सेकंड टर्म में माइनस आता है, माइनस सेकंड टर्म के साथ, फिर उसके बाद आमने सामने का होता है, उसको नेगलेक्ट कर दो। आमने सामने का जो टर्म लेते हो उसको आमने सामने को नेगलेक्ट कर दो, और जो टर्म बच जाएगा उसको फिर से डिटरमिनेंट लेते हो। ये डिटरमिनेंट निकालने का मेथड है। अब इस तरह से तुम इसके डिटरमिनेंट के जब सोल्व करोगे तो बहुत सारा रियल पार्ट है, बहुत सारा इमेजिनरी पार्ट आएगा जब इसको सोल्व करोगे तो क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं। जैसे में ये तुम्हारा आया होगा, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो ये तुम्हारा वैल्यू आएगा एक्स क्यू एक्स सी के पावर क्यू इक्वल टू 10r² इंटू एक्स सी। यहाँ जब सोल्व करोगे इसको तो तुम्हारा आ जाएगा ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद तुम्हारा फ्रीक्वेंसी निकलेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 1/2 पाई RC√10, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक डिस्कस किए थे। अभी हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट किए हैं। इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद हम लोग क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गया। क्या रखना, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गया। अब हम बात करते हैं कि ऑसिलेशन होने के लिए किस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट हो रहा है, ये तो निकल गया हम लोग का। किस फ्रीक्वेंसी पर ऑसिलेट हो रहा है वो हम लोग को निकल गया। अब हम बात करते हैं उसका गेन कितना होना चाहिए, एम्पलीफायर का गेन कितना होना चाहिए, फीडबैक का गेन कितना होना चाहिए, टोटल का प्रोडक्ट कितना होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन के लिए। एम्पलीफायर का गेन और फीडबैक का गेन दोनों का प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए। 360 सर। नहीं, हम एंगल नहीं पूछ रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं कि एम्पलीफायर का गेन एंड फीडबैक का गेन का प्रोडक्ट का वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन के लिए। इनफिनाइट। हाँ सर, इनफिनाइट ही होगा। इनफिनाइट नहीं, हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन सही से नहीं सुन रही हो तुम लोग। देखो, एम्पलीफायर का गेन एंड फीडबैक का गेन का प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन के लिए, मतलब ए बीटा कितनी होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन के लिए। परकॉशन क्राइटेरिया क्या कहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। हाँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हम पढ़े थे ना, फर्स्ट क्लास में ही पढ़े थे ऑसिलेटर का। यस यस। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर गेन की बात कर रहे हैं। आप तुम लोग जो रिप्लाई दे रही थी ओनली गेन का, हम यहाँ प्रोडक्ट पूछ रहे थे। एम्पलीफायर का गेन एंड फीडबैक का गेन का प्रोडक्ट का हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर ए बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए फॉर ऑसिलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। यहाँ से तुम्हारा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकल गया। अब देखो इस चीज को एक चीज ध्यान रखना, बस यहाँ तक फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कर दोगे तो तुम्हारे लिए सही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक कहीं पर ये हम लोग अभी यहाँ तक जो निकाल रहे थे एक अप्रॉक्स निकाले हैं, यही सही भी है। एक चीज हम ध्यान देना, देखो कहाँ गया, कहीं पर तुमको RL दिख रहा है, देखो RL कहाँ था, RL कहाँ था, ऊपर पोर्शन था ना। यस सर। कैपेसिटर के में लगा हुआ था RL, ठीक है। अब इस RL को हम यहाँ पर ध्यान देखो, यहाँ पर RL यहाँ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक जो था RL यहाँ आ गया। इसके बाद देखो ध्यान देना, सिंप्लीफाई सर्किट में, देखो सिंप्लीफाई सर्किट में ये RL को हम R यूज किए हैं। RL को क्या यूज किए हैं, RL को क्या यूज किए हैं, R। यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कहीं पर तुमको RL, यहाँ पर देखो, हाँ देखो यहाँ पर लिखा हुआ RL इक्वल टू R, यहाँ पर सबको दिख रहा है, यहाँ पर हेलो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए, पहले तो RL था, पहले हम सिंप्लीफाई सर्किट कर दिए, जो सर्किट था वहां को हम सिंप्लीफाई कर इस सर्किट को हम बना दिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, RL इक्वल टू R यूज करके हम लोग मेश एनालिसिस लगाए। RL इक्वल टू
आर रिज्यूम कर हम मेश एनालिसिस लगाए। क्यों आर रिज्यूम किए थे? क्योंकि यहाँ पर सारा आर टर्म था, इसलिए इजिली सिंप्लीफाई हो सके, इसलिए आर एल इक्वल टू आर रिज्यूम कर किए। जब आर एल इक्वल टू आर रिज्यूम किए थे तब तुम्हारा क्या आया? तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम कितना आया था? 1/, हाँ, आर से √10। गुड, ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जब आर एल इक्वल टू आर रिज्यूम किए थे तब। अब यहाँ पर यदि आर एल इक्वल टू आर रिज्यूम नहीं ना करते तब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आता? देख लो, हाँ, इफ आर इक्वल टू नॉट आर एल जब होगा तब फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 1/2πRC 6+4K। इस चीज को ध्यान में रखना, 6+4K तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आएगा। अब यहाँ पर के क्या है? के पे यहाँ पर ध्यान देना, के क्या है? के इक्वल टू क्या है? RL/R है। इसी को ध्यान में रखना, RL इक्वल टू R है। अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा जनरलाइज टर्म हो गया, यह जिसको याद होगा वो कोई भी क्वेश्चन बना देते हैं। ये तुम्हारा जनरलाइज टर्म हो गया जब RL इक्वल टू R नहीं है। अब देखो, मान लो RL इक्वल टू R है तो क्या हो जाएगा? K इक्वल टू 1 √10 आ जाएगा, √10 आ जाएगा ना? Yes, sir. हाँ, तो ये तुम्हारा आ गया जनरलाइज टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन व्हेनेवर RL इक्वल टू नॉट R जब कंसीडर हम लोग करते हैं तब। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा आ गया फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब हमें एम्पलीफायर का गेन निकालना है, तो इसमें तो एम्पलीफायर के गेन को निकालने के लिए ध्यान देना है। इसमें रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे, रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे जहां से अभी डिटरमिनेंट का वैल्यू आया था, वहां से इमेजिनरी पार्ट को तो हम सोल्व करके हम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल दिए। अब क्या करेंगे? रियल पार्ट को इक्वेट करना। रियल पार्ट को इक्वेट करोगे ये इक्वेशन आ जाएगा। कौन सा इक्वेशन आएगा? म्यूट कर लो जिसने भी ऑन किए हुए हो। क्या तुम्हारा आ जाएगा? रियल क्या तुम्हारा आ जाएगा? देखो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा, कौन ऑन किए हो? राघवेंद्र प्रसाद। जी सर। म्यूट करो। चलो, हाँ, यहाँ पर देखो, हाँ देखो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, जब वहाँ डिटरमिनेंट के वैल्यू को जब निकालोगे तो वहाँ इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट करने से तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है? रियल पार्ट को जब इक्वेट करोगे तो ये इक्वेशन आएगा, जो इक्वेशन तुम्हारे यहाँ दिख रहा है, ये इक्वेशन आ गया। अब इसके बाद ध्यान देना, इससे पहले जो हम लोग सोल्व किए थे, यहाँ पर सोल्व किए, देखो यहाँ पर देखो, ये इक्वेशन लिखा हुआ है, XC² इक्वल टू कितना आया था? 10R²। जब इमेजिनरी टर्म को जब इक्वेट किए थे तो XC² इक्वल टू 10R² आया था। टाइम दे, तुम लोग डिटरमिनेंट के वैल्यू सोल्व कर लोगे। टाइम क्या दे? कल हम ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, डिटरमिनेंट के वैल्यू किसने नहीं निकाला? बहुत कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है। हो क्या तुम ये इसीलिए तो बोल रहे हैं कि जब इस टाइप के जब डिटरमिनेंट निकालना हो, देखो इधर मालूम है छोड़ देंगे तो तुम ही लोग छोड़ भी दोगे। देखो इधर से निकालने की कोशिश करना तुम लोग, इधर से। देखो इधर से भी तुम लोग निकाल सकते हो। डिटरमिनेंट निकालने का 2 मेथड होता है, या तो रो वाइज या कॉलम वाइज, तुम्हारी मर्जी। लेकिन जनरली क्या होता है, जब भी डिटरमिनेंट निकालते हो तो देखो किधर जीरो ज्यादा है। इधर देख रहे हैं कि 1 0 है, इसका मतलब कि 2 ही टर्म हम लोग निकालना पड़ेगा। इधर से निकालोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा, थोड़ा सा, इसलिए तो हम यहाँ पर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम जब करने लगेंगे कम से कम 15 मिनट चला जाएगा। तुम लोग कर लोगे, आराम से हो जाएगा। बस सिंपल का सोल्व करने में तुमको 1 पेज हो सकता है लग जाए, लेकिन टफ नहीं है। जो डिटरमिनेंट का कंसेप्ट वो अप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है।
हम नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे कितने लोग डिटरमिनेंट निकाले हो, ठीक है। चलो हम यहाँ पर कहाँ पर थे, अब देखो यहाँ से जब इमेजिनरी पार्ट को जब इक्वेट किए थे तब हम एक सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था 10r², ये तो इमेजिनरी पार्ट से आ गया। अब हम बात कर रहे हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट से हम गेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कहाँ गया, ये तुम्हारा रियल पार्ट से तुम्हारा इक्वेशन आ गया, कौन सा इक्वेशन आया दिख रहा होगा सामने, ये इक्वेशन आ गया तुम्हारा रियल पार्ट से, ये तुम्हारा आ गया रियल पार्ट से। अब अभी हम देखे थे एक सी स्क्वायर इक्वल टू कितना था, एक सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आया था फ्रॉम 10r²। गुड। अब 10r² यहाँ पर पुट कर दो। अब 10r² जब पुट करोगे तो क्या, इसको जब सोल्व करोगे तो तुम्हारा यही आ जाएगा HFE, पुट कर सामने दिख रहा होगा, जब पुट करोगे तो RQ क्या होगा, खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बच जाएगा इतना, HFE इक्वल टू कितना हो जाएगा 56, याद रखना कितना आ जाएगा 56। अभी यहाँ पर HFE क्या था, HFE क्या था, एम्पलीफायर का गेन था। Yes sir. गुड, एम्पलीफायर का गेन था। अब यहाँ देखो इफ ये अभी हम HF इक्वल टू 56 जो निकाले हैं जब RL इक्वल टू R है, RL इक्वल टू R है, इफ RL नॉट इक्वल टू R है होगा तो HF इक्वल टू यह तुम्हारा इक्वेशन आएगा 29/K प्लस 4K प्लस 23, यह तुम्हारा आ जाएगा HF की वैल्यू। तो अब देखो जनरली क्या होता है ना, सोल्व करते हैं अब तो एग्जाम में जनरली कभी कभी पूछता है कि RL इक्वल टू R ही पूछता है, मान लो कभी RL इक्वल टू R नहीं रहा, डिफरेंट रहा, तो उस कंडीशन में तुम्हारा यह फॉर्मूला तो याद कर लो। अब यह फॉर्मूला तुम याद कर लिया, जब व्हेनेवर RL इक्वल टू RL नॉट इक्वल टू R, ये तुम्हारा जनरलाइज टर्म हो गया। अच्छा जनरलाइज टर्म हो गया तो कुछ भी वैल्यू आएगा तुम वहां पुट करके तुम गेन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हो, यह तुम्हारा हो गया। अब जो HFE जो निकला ये क्या था, एम्पलीफायर का गेन निकला, एम्पलीफायर कितना हुआ, गेन निकल गया। अब इसके बाद तुम लोग बताना फीडबैक गेन कैसे निकालो, एम्पलीफायर का गेन तो समझ में आ गया, फीडबैक का गेन एनीवन तो दिमाग लगाओ, फीडबैक का गेन कैसे निकालोगे, एम्पलीफायर का गेन निकल गया। देखो फोर ऑसिलेशन के लिए ये हम लोग, ये तो तुम्हारा गेन निकल गया, ठीक है। फोर ऑसिलेशन के लिए हम लोग अभी जस्ट बर्खाउसन क्राइटेरिया पढ़े थे। बर्खाउसन क्राइटेरिया क्या कहता है, A इंटू बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पढ़े थे। Yes sir. Yes sir. हाँ मतलब A इंटू बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। चलो फोर ऑसिलेशन के लिए, फोर ऑसिलेशन पर्पस के लिए अब हमें मान लो A इंटू बीटा इक्वल टू इक्वल लेके चल रहे हैं, A बीटा इक्वल टू 1, तुम्हारा A निकल चुका तो बीटा नहीं निकल गया, Sir 1/A हो जाएगा sir. बस। तो मान लो हम बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं RL इक्वल टू R, जब बात करेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/56. गुड 1/56। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। यह तुम्हारा फोर ऑसिलेशन के लिए बर्खाउसन क्राइटेरिया जो है वो कब फुलफिल हो गया, ठीक है। वही यहाँ पर है, छोड़ो बीटा कहाँ गया। अब देखो जनरलाइज टर्म है, अभी नीचे समझ में आ जाएगा। पॉइंट टू रिमेम्बर, जो जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उस सब पर है, वही जो हम बोले हैं सारा पॉइंट वही है। अब यहाँ देखो यदि गेन 29 है, गेन 29 है तो क्या फीडबैक कितना हो जाएगा, बीटा कितना हो जाएगा 1/29। Yes sir. ठीक है, ये इस तरह तुम्हारा RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ इससे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, मोर देन सफिशिएंट है आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर से। एम्पलीफायर का जो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में जो एम्पलीफायर का गेन वो फिक्स्ड रहता है 29। देखो अब कहाँ गया है, या अभी यहाँ पर सोल्व किया न, देखो यहाँ पर जब आर एल इक्वल टू नोट आर है उस कंडीशन में ध्यान देना, वहां उस कंडीशन में एच एफ इक्वल टू कितना आया था 29 अपॉन के प्लस 4k प्लस 23। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मिनिमम निकालना बोला जा रहा है कि मैक्सिमम मिनिमम तो तुम लोग पढ़ा होगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए कंडीशन क्या होता है, जब भी मैक्सिमम मिनिमम जब निकालते हैं किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू हो, किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू हो, किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू हो, हम लोग क्या करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू में जो सबसे कम रहता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। नहीं मेथड जो है वो हम पूछना चाह रहे हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कोई भी, हाँ डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगा, ठीक है, जो भी मान लो एक्स के टर्म में हम एग्जांपल दे रहे हैं, एक्स के टर्म में जैसे यहाँ पर है, देखो समझ जाना, यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हारा के का वैल्यू निकालेगा। ठीक है, अब ये के का वैल्यू भी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करके वो के का वैल्यू पुट करते हैं। अब वहां पर के या एक्स जो भी समझ लो, वहां वैल्यू पुट करने के बाद यदि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू यदि नेगेटिव आया तो मैक्सिमम की मिनिमम, सब भूल गए सर रिपीट सर। हाँ, यदि मैक्सिमम सर। देखो मैक्सिमम मिनिमम की कंसेप्ट पूरा मैथ में पूछना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं। कोई भी तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है उसको मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए पहले क्या करोगे, उसको डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो वेरिएबल को डिफरेंशिएशन करोगे उसका वैल्यू निकाल लोगे। अब उसके बाद जो वैल्यू आया, मान लो एक्स के वैल्यू 2 आया 3 आया जो भी आया, अब क्या हुआ 2 और 3 आ गया, फिर उस फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन करोगे। तो डबल डिफरेंशिएशन करोगे और जो वैल्यू आएगा, जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद मान लो कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्स के वैल्यू 2 और 3 आया, 2 3 जो आया है 2 3 को सेकंड डिफरेंशिएशन में हम पुट करते हैं। सेकंड डिफरेंशिएशन में पुट करने के बाद यदि जिस वैल्यू पर सेकंड डिफरेंशिएशन यदि पॉजिटिव आया मतलब मिनिमम, यदि नेगेटिव आया तो मैक्सिमम। याद है? थोड़ा बहुत सर। हाँ थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं। ये सब चीज तो जितने भी हम अभी बोल रहे हैं, जैसे नहीं पता या तो नोट कर लो या तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ये सब मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही आएगा। ऐसी नहीं है कि मैथ पढ़ के हम लोग आ गए हैं, उसका यूज है आगे। अब यहाँ पर क्या था, देखो अब यहाँ पर इसको बहुत डेप्थ में हो गया, इतना डेप्थ में नहीं जरूरत था, लेकिन चलो कोई ना। अब इसमें पहला क्या किया, गेन को डिफरेंशिएशन कर दिए। इससे देखो डिफरेंशिएशन करने के बाद के की वैल्यू तुम्हारा कितना आया 2.6, कितना आया 2.6। अब इसका क्या बोल रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, अब इसको अब तुम लोग थोड़ा सा रिकॉल करो, मिनिमम वैल्यू करना है। अब क्या करना, जो फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है, फंक्शन वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच एफ इक्वल टू 29/k प्लस 4k प्लस 23, इस फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएशन करो, डबल डिफरेंशिएशन करो। पहला डिफरेंशिएशन कितना आया 4 - 29/k²। पहला डिफरेंशिएशन से क्या आया तुम्हारा 4 माइनस, अभी मत पूछना कि सर डिफरेंशिएशन के वैल्यू कैसे आया, इस समय में आ रहा होगा 4 - 29/k² कैसे आया। यस सर। गुड। अब हाँ, अब इसके 4 - 29, एक मिनट म्यूट कर लो शिवानी। हाँ अब देखो कहाँ पे थे, अब 4 - 29/k² को फिर से डिफरेंशिएशन करो, कितना आएगा, कितना आएगा डिफरेंशिएशन करेंगे तो तुम लोग को बेसी से जाना पड़ेगा। देखो माइनस हमारे 4 तो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर लेते हैं, यस सर कांस्टेंट फॉर्म। ठीक है 29 बाहर आ जाएगा। 1/k² को डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा, मतलब k का -2, k के पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे k के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा -2 बाहर आएगा, 2/2। हाँ -2 बाहर आ गया।
फिर के के पावर -3, ये आया ना? Yes. -2 -1 -3 सर। हाँ Yes, sir. यही आया होगा सबको, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 29 गुना 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 58। 58 सर। 58 अपॉन के के पावर क्यू, यस सर। ये तुम्हारा डबल डिप्रिसिएशन आ गया। अब इसमें तुम के वैल्यू कितना आया था फर्स्ट डिप्रिसिएशन करने के बाद, के वैल्यू कितना आया था, 2.693। अब यहाँ पर 2.693 वैल्यू पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? सर पॉजिटिव आएगा सर। पॉजिटिव आएगा, इसलिए इस Sir, वैल्यू पर, positive आएगा sir. हाँ इसलिए तो बोल रहे हैं पॉजिटिव आया, इसलिए तो बोल रहे थे पॉजिटिव आया तो क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू। इसलिए इस वैल्यू पर के वैल्यू 2.693 पर तुम्हारा जो HAP जो आ रहा है वह मिनिमम वैल्यू आ रहा है। तो मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू पुट कर दो के इक्वल टू 2.693, तुम्हारा कितना आया 44.5। ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू है। इतना डेप्थ जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी तुम लोग पूछना है। यहाँ पर प्रोड्यूसिंग ऑक्सीडेशन मिनिमम HAP रिक्वायर्ड इज 44.5। तो न्यूमेरिकल में तो पूछ सकता है ना सर, कोई बात मिनिमम नहीं, मैक्सिमम निकालने कुछ के भी लिए। पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हमें नहीं लगता इतना डेप्थ में पूछेगा, लेकिन फिर भी हम बता दिए मैक्सिमम मिनिमम। देखो ऑलरेडी हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, HAP की वैल्यू कितना आया, जनरलाइज हम लोग निकाल ही चुके हैं कि जनरलाइज कितना होगा। उसके बाद मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो वो हम लोग निकाल ही दिए हैं। आपको पूछेगा कि मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। अरे पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है, ये तो मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट है, ठीक है। सर समझ में आ गया, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है। यस सर। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारा पॉइंट टू रिमेम्बर, इस जितने भी पॉइंट है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्या क्या पॉइंट है। मिनिमम वैल्यू अभी यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांजिस्टर पे अभी हम लोग जो निकाले 44.5 वो हो गया। अब देखो सर लास्ट वाला थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए तो, 2 √RC√6 वाला। RC√6 वाला, √6 वाला, So when k is smaller than 1. अच्छा ये के इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर जब के इक्वल टू 1 था, आर देखो ध्यान देना, ये के इक्वल टू 1 मतलब आर इक्वल टू आर हो गया, ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पर क्या है कि आप इफ के लेस देन 1, के इक्वल टू लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ध्यान देना, मतलब आरसी के वैल्यू क्या हुआ, आर से बहुत ज्यादा हो गया, माने ज्यादा हो गया आर के कंपेयर में, आरसी की वैल्यू कितना हुआ, ज्यादा हो गया। तो ज्यादा हो गया तो उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन 1/2 पाई RC√6 है। अब इसका ऊपर होगा, इसको कोई कंसीडर नहीं कर रहा है ये, एक मिनट दिया वो, नहीं सुन दिया, जो भी हो। देखो इधर यहाँ पर इस चीज को मान लो, यदि आरसी के वैल्यू, यदि आरसी के वैल्यू मतलब आरएल के वैल्यू, आरसी मतलब क्या है, आरएल है यहाँ पे, समझ में आ रहा हो। आर जो है वो तो तुम्हारा फीडबैक में जो रेजिस्टेंस लगाया गया है वो है तुम्हारा, आरसी क्या है, आरएल है। यदि आरएल के वैल्यू आर से ज्यादा है, उस कंडीशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये तुम्हारा 1/2 पाई RC√6 कंसीडर करना है। यदि ग्रेटर देन है तो एक तरह से देखा जाए तुम्हारा 3 कंडीशन बन गए, एक के इक्वल टू 1, एक सेकंड कंडीशन के लेस देन 1 और थर्ड कंडीशन के ग्रेटर देन 1। समझ में आया? इस तरह तुम्हारा 3 कंडीशन बन गया इस फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालने का। लेकिन जनरली तुम्हारा यदि एग्जाम में कुछ ना दिया हुआ, ऐसे आरएल तुमको दिया हुआ रहेगा, यदि तो आरएल और आरएल का वैल्यू तुमको दिया हुआ रहेगा, उस कंडीशन से देख समझ में आ जाएगा कि क्या है, ये दोनों इक्वल है तो तुम्हारा √10 वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। लेस देन है तो नीचे वाला जो है √6 वाला कंडीशन फुलफिल करना, और जो ग्रेटर देन है तो ऊपर वाला कंडीशन को फुलफिल कर देना। यह 3 कंडीशन तुम्हारा बना आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का।
कोई डाउट? हेलो, सर हाँ बोलो। जैसे कि k इक्वल टू RC अपॉन R है, तो हाँ अगर R का वैल्यू ज्यादा होगा तब ना ये सेटिस्फाई करेगा k इज स्मॉलर देन 1 वाला, क्योंकि RC का हाँ। अगर वैल्यू ज्यादा रहेगा तब तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, हाँ पॉजिटिव रहेगा। हाँ पॉजिटिव तब तो 1 से नेगेटिव, ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा बोलो, तो जैसे पॉजिटिव कि नेगेटिव मत बोलो। हाँ मतलब वही सर। हाँ ये एक से ग्रेटर देन, एक से लेस देन, ये बोलो। हाँ तो थर्ड वाला सेटिस्फाई तब करेगा ना जब RL का वैल्यू R से छोटा होगा। अभी तो बोले तो, अभी तो ये तो बोले कि RL के वैल्यू जब ग्रेटर देन R होगा तब थर्ड वाला कंडीशन फुलफिल करेगा। अभी तो बोले, ऑब्वियस बात है k लेस देन 1 है, इसका k क्या है? RL अपॉन R, इसका मतलब सर, RL। हाँ बोलो बोलो। अगर हम लोग जो जनरल इक्वेशन है हाँ उसमें के की जगह RL/R करें और हाँ ठीक वहां है। पे आप जो थर्ड वाला इक्वेशन है उसमें लिखा है क्या कि के यानी कि RL/R हाँ ठीक है। इज लेस देन, मतलब कि RL इज लेस देन R। हाँ ठीक ठीक है है। सर। हाँ ओके। अगर RL इज वेरी वेरी लेस देन R तो जो के वाला टर्म है उसको 0 ले लेंगे, हाँ तब ना वेरी वो वेरी रूट लेस, 6 देखो हो जाएगा। देखो वेरी वेरी लेस जब होगा, हाँ हाँ वेरी वेरी लेस है तब अभी उस नहीं कंडीशन, फिर 6 हाँ ले रहा है, रूट अंडर 6 ले रहा है। वेरी वेरी लेस है इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर रहा है उस टर्म को। मतलब उसको वेरी वेरी लेस हाँ कंसीडर करेंगे। हाँ वेरी लेस कंसीडर हाँ कर सर रहे हैं। वही बोल रहे थे। अच्छा ठीक है, और कुछ? अब यहाँ पर समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके, इस तरह से तुम्हारा आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, मोर देन सफिशिएंट हो गया तुम्हारा। इससे ज्यादा तुम्हारा क्वेश्चन नहीं आ सकता है। अब आते हैं व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में। अब व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में अब करना क्या है? देखो इसे आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में क्या कर रहे थे, जब फीडबैक में भी फेज शिफ्ट कर रहे थे। क्यों फेज शिफ्ट कर रहे थे 180 डिग्री का? ताकि पॉजिटिव फीडबैक के कारण हम टोटल जो फेज शिफ्ट 0 डिग्री और 360 डिग्री हो। लेकिन व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में क्या कर रहे हैं हम लोग? 2 एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2 एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं। अब बताना कोई भी फीडबैक में कोई फेज शिफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है? यस या नो? जब फर्स्ट फीडबैक, सर इस पे रिक्वायरमेंट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पर दो हाँ, ट्रांजिस्टर है तो 2 180 ट्रांजिस्टर, 180 360 तो मिल जा रहा है। क्योंकि ये पूछना चाह रहे थे क्योंकि 1 ट्रांजिस्टर के कारण 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। सेकंड भी ट्रांजिस्टर के कारण, ट्रांजिस्टर मतलब यहाँ कॉमन एमिटर डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हाँ कॉमन सर एमिटर वही। है। हाँ नहीं, सब किसी को डाउट ना हो क्योंकि यहाँ कॉमन एमिटर में ही 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजिस्टर के कारण 180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, सेकंड का कारण 180 डिग्री होगा, टोटल तो होगा तुम्हारा 360। अब तुम्हारा फीडबैक में कोई भी फेज शिफ्ट रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। पहली चीज ये चीज हो गया, कोई फेज रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। अब ध्यान देना, बैलेंस ब्रिज तुम लोग पढ़ा होगा, किसने पढ़ा है? सर व्हीट स्टोन ब्रिज। हाँ ब्रिज स्टोन ब्रिज। अब देखो यस सर। ब्रिज स्टोन ब्रिज 2 तरह का होता है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज की यहाँ बात कर रहे हैं। तो बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, पहला चीज, कोई भी फेज शिफ्ट नहीं होता है। सेकंड चीज, अब यहाँ ध्यान देना क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रिज स्टोन ब्रिज को। अब हम लोग यहाँ ऑलरेडी यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है, तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कैपेसिटर लगा हुआ है। इस तरह से यहाँ बैलेंस ब्रिज बनाया गया है ताकि जो आउटपुट से फीडबैक जो जा रहा है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को ही पास कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ही पास हो रहा है। जैसे में हम लोग कहते हैं ना कि लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, नॉइज फिल्टर, इसे पढ़े हो नेटवर्क एनालिसिस में? लो पास फिल्टर, हाई पास यस फिल्टर, सर नॉइज हाई पास फिल्टर, लो पास पढ़े हैं। नॉइज फिल्टर जो भी हो, नॉइज फिल्टर हो गए जो भी Yes. हो। हाँ, अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको बैलेंस, पहली बात बैलेंस इसको इसलिए ब्रिज स्टोन ब्रिज को यूज कर रहे हैं ताकि कोई फेज शिफ्ट हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं है? ऑलरेडी हम स्टार्टिंग में डिस्कस किए कि हमको कोई फेज शिफ्ट रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी बताना है कि बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होता है बैलेंस के लिए? बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज में क्या कंडीशन होता है ताकि वो बैलेंस हो? रेशियो। रेशियो, क्या रेशियो बताना?
मान लो कि R by R2 equals to R. रेसिस्टेंस का एक मिनट, यहाँ हम तुमको एग्जाम्पल हम मानते हैं, मान लो ये x1 है, सपोज ये x2 है। अब बताइए क्या ब्रिज स्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या है? X1 by R2 is equals to R1 by R1 अभी या तो प्रोडक्ट समझ लो या रेशियो समझ लो, तुम्हारी मर्जी, बहुत लोग अपना अपना है। R2 प्रोडक्ट x1 इक्वल टू R1 प्रोडक्ट x2, यस यही है बैलेंस की कंडीशन। बैलेंस की कंडीशन यही है ना? या रेशियो समझ लो, रेशियो समझ लेंगे तो R2 अपॉन R1 कर देना, x2 अपॉन x1 कर देना, या x1 अपॉन x2, R1 अपॉन R2, जो भी हो। यह कंडीशन होता है फॉर बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज करने के लिए। हम यहाँ पर अनबैलेंस की डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैं यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने किया हुआ है R1 अपॉन R2 इक्वल टू, अब देखो R माइनस जे एक्स सी, जिसको हम x1 माने थे, R माइनस, देखो R1 अपॉन R2 फॉर ब्रिज बैलेंस के लिए कर रहे हैं, R1 माइनस जे एक्स सी, और ये क्या होगा C इंटू R का। यहाँ पर देखो क्या किया है, दोनों पैरेलल में है ना, C इंटू R,